प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 वीडियो को अभी तक कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर से रिलेटेड हर एक पार्ट को आपको कवर करना पड़ेगा, तभी चैप्टर का आपका जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो पाएगा। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना है और ध्यान से कॉपी लेकर के बैठेंगे और नोट बनाने का भी प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आपका जो नॉलेज लेवल है जहां वहीं फिर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मानवीय क्रियाओं को, अर्थात क्रिया जो होती है आर्थिक क्रिया, उसको टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, इसको डिटेल्स में हम लोगों ने जाना था, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। आखेट क्या होता है, आखेटक किसको बोलते हैं। मानव सभ्यता के शुरुआती युग में जो आदिमकालीन जो मानव रहते थे, यानी आदिवासी जो रहते थे, जंगल में जो रहते थे, वो लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे। एक पहले पशु पक्षी का शिकार करके, और दूसरा जंगलों में जो जंगल होते थे उनके मूल कंधा और उसी को मतलब फूल पत्ती खा करके। ठीक है, प्राचीन काल के आखेटक क्या इस्तेमाल करते थे, हथियार के रूप में पत्थर और लकड़ी का संग्रहण क्या है। भोजन संग्रहण किस विश्व के 2 भागों में किया जाता है, उच्च अक्षांश के क्षेत्र और निम्न अक्षांश के क्षेत्र। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। संग्रहण कितने पैमाने में होता है, 3 पैमाने पर होता है। पौधे के विभिन्न भाग का उपयोग क्या है, च्युइंगम किसको बोलते हैं, प्रमुख क्षेत्र क्या है, पशुचारण क्या है। ठीक है, तो आपका टॉपिक जो है, आपका टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र, यानी सेकंड वीडियो का जो टॉपिक है आपका यहां से स्टार्ट होता है चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र। तो पहला जो क्षेत्र है वो क्या है, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक। ये ठीक, यानी चलवासी पशुचारण जो विश्व में होता है, वर्ल्ड लेवल पर जो चलवासी पशुचारण जो किए जाते हैं लोग, जो मतलब चलवासी मतलब पशु जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर के ऐसे चल फिर करके पशुओं का जो पालन करते हैं, वो कितना लेवल पर होता है, इसका कितना क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक आता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, और तीसरा जो क्षेत्र है वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप पर है। ठीक है, ये मतलब इसमें मेन आएगा जो तीसरा क्षेत्र में वो क्या आएगा, अफ्रीका आ जाएगा, और दूसरा क्षेत्र में जो मेन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यूरोप। ठीक है, और पहला जो क्षेत्र में आ जाएगा मेन वो क्या आ जाएगा, आपका अफ्रीका भी आएगा, अरब प्रायद्वीप भी आएगा, मंगोलिया और चीन भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऋतु प्रवास यानी सीजन माइग्रेशन। ये क्या होता है, ऋतुओं में बदलाव के कारण प्रवास करना ही क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। ठीक है, प्रवास तो आप समझते हैं, माइग्रेशन तो हम लोग समझते हैं। प्रवास किसको बोलते हैं, जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं किसी कारणवश या फिर किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन यानी प्रवास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वही कारण अगर ऋतु हो यानी मौसम हो, मौसम के कारण अगर एक व्यक्ति दूसरी जगह चल जाता है, एक व्यक्ति दूसरी जगह जाके बस जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीजन माइग्रेशन यानी ऋतु प्रवास बोलेंगे। ठीक है, प्रवास का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मौसम के अनुसार स्थान में परिवर्तन करना, या फिर आर्थिक स्थिति के अनुसार स्थान में परिवर्तन करना, या फिर भौगोलिक स्थिति के अनुसार स्थान में परिवर्तन करना। किसी भी स्थिति के अनुसार अगर वहां मतलब जगह में अगर परिवर्तन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रवास। ठीक है, मौसम के कारण होगा, ऋतु के कारण होगा तो ऋतु प्रवास। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है गर्मियों के दिनों में पशुचारक मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। यानी गर्मी के दिन में क्या होता है कि जो भी पशुचारक होते हैं वो मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर चल जाता है। आपको पता है कि मैदानी जो भाग होता है वो गर्मी के दिनों में वहां हीट जो है, टेम्परेचर जो है वह काफी ज्यादा हाई हो जाता है, यानी मैदानी भाग में काफी ज्यादा धूप पड़ते हैं। सूरज की जो रे है यानी सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली यानी 90 लगभग मतलब 60 या 90 यानी दोपहर के टाइम 90 डिग्री एंगल पर डायरेक्ट वहाँ पृथ्वी पर पड़ती है, यानी जो मैदानी भाग है वहाँ पड़ती है, जिसके कारण वहाँ जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पशुचारक गर्मी के दिन में मैदानी भाग को छोड़ देते हैं और अपना पशु को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, पर्वतीय चारागाह की ओर। यानी पर्वत में भी बहुत सारे चारागाह हैं, पहाड़ पठार भी है, वो सब है। ठीक है, तो उधर चले जाते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि वहाँ गर्मी सहन नहीं कर पाएगा, इतना टेम्परेचर रहेगा, तो वहाँ जानवर जो भी पशु होंगे और जो भी आदमी होंगे, पशुचारक होंगे, वो वहाँ टेम्परेचर सहने के लायक नहीं होते, उनको थोड़ा सा कष्ट होने लगता है। ठीक है, अब चलिए
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों का समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम तो जानते हैं कि ग्रीष्म काल में जो पशुचारक होते हैं वो मैदानी क्षेत्र से कहां चले जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं ग्रीष्म काल में। ठीक है, लेकिन कौन कौन से पशुचारक जाते हैं, वो जो पशुचारक है भारतीय हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर हो गया, बकरवाल हो गया, गद्दी और भूटिया हो गया, ये लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, समूह बना करके ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र छोड़ देते हैं और वहां जाकर के बच जाते हैं, वहां जाकर के पशु चराते हैं, कहां, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है, इसके कारण है अभी चलवासी पशुचारक आप नहीं देखेंगे। ठीक है, आप गांव में देखेंगे तो बहुत सारे बाहर से या फिर कहीं दूसरे जगह से बहुत सारे 2-4 लोग आते हैं और बहुत सारे भेड़ लेकर के आते हैं। ठीक है, वो भेड़ चरा करके, भेड़ मतलब उनको चारण करने के लिए, उनको मतलब एक जगह से दूसरे जगह पालन पोषण करने के लिए वो लोग लेके आते हैं। ठीक है, तो वही क्या है आपका चलवासी पशुचारण है। लेकिन अभी चलवासी पशुचारक की संख्या घट रही है, तो इसके भी तो कुछ कारण होंगे। तो पहला जो कारण है राजनीतिक सीमा का अधिरोपण। अब देखिए राजनीतिक सीमा का अधिरोपण, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो पशुचारक थे ना, तो वो क्या करते थे, कोई भी राज्य से कोई भी राज्य तक जा सकते थे। ठीक है, कोई भी राज्य से लेकर के कोई भी राज्य तक वो अपना पशु को चरा सकते थे। यानी एक जगह में अगर ये राज्य अगर बिहार है, ठीक है, अगर ये राज्य क्या है, झारखंड है, ठीक है, ये बिहार है, तो बिहार का जो पशुचारक है वो डायरेक्टली झारखंड में भी जाकर के वहां पशु का चारण कर सकते थे और झारखंड का जो है वो भी आकर के बिहार में कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बहुत सारे बैरियर लग गया, टोल प्लाजा लग गया। अभी आप अगर कहीं जाएंगे तो तरह तरह में मतलब जांच होता है, एक तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ठीक है, यानी आपका सीमा जो है, सीमा में बहुत सारे अवरोध हैं, वहां रोक लिया जाता है कि आप कहां के हैं, आप क्या करने के लिए जाते हैं। तो राजनीतिक सीमा, यानी वहां क्या करता है कि राजनीतिक सीमा का अधिरोपण का एक तरह से रोकना हो जाएगा। ठीक है, यही लोग पहले क्या करते थे, पूरे देश में घूम घूम करके पहले अपने पशु का चारण करते थे। लेकिन अभी राजनीतिक सीमा के कारण क्या हो गया है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर आप अभी कहीं भी कोई अगर पशु को लेके जाते हैं तो वहाँ आपको पुलिस स्टेशन में पुलिस रोक लेगी, तो ये पशु को लेकर कहाँ जा रहे हैं, लाइसेंस से दिखाइए। तो ये सब चीज़ होता है। ठीक है, दूसरा जो कारण है कोई देश द्वारा बस्तियों की योजना बनाना, कई देश द्वारा बस्तियों की योजना बनाना, यानी बस्ती की योजना। जैसे कि चाइना के बारे में आप सुने होंगे, चाइना जो है वो जानबूझ करके भारत की सीमा पर सटा हुआ जो क्षेत्र है उनका, वहां बस्तियां बसा रहे हैं। ठीक है, तो बस्तियां बसा रहे हैं, उनका तो राजनीतिक एक खेल है। ठीक है, लेकिन वो बस्ती बसने के कारण वहां क्या हो रहा है कि वहां जो चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र हैं वो घट रही है, उनकी संख्या मतलब उनका जो एरिया है, उनका जो क्षेत्रफल है वो घट रही है, मतलब एक तरह से चलवासी पशुचारण की संख्या घट रही है। ठीक है, तो ये दोनों कारण है चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने का। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी बहुत क्वेश्चन जो आते हैं काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुपालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। वाणिज्य यानी कॉमर्शियल, ठीक है, इसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, इसमें पैसा जो लगता है ज्यादा लगता है। ये वेस्टर्न संस्कृति से प्रभावित है, यानी वाणिज्य पशुधन पालन जो है ये वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो संस्कृति है, पश्चिमी जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उसी से प्रभावित है, उसी से इफेक्ट है वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इसमें फॉर्म अस्थायी और विशाल होते हैं तथा छोटे छोटे इकाइयों में बटे होते हैं। पशुचारण क्या होता है, यानी चलवासी पशुचारण में फॉर्म में अस्थायी नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या करते हैं, अपना पशु का चारण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाकर के अपना पशु का पालन पोषण करते हैं। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में पैसा ज्यादा लगता है, पूंजी ज्यादा लगता है, और इसमें जो फॉर्म होती है वो अस्थायी होता है और विशाल यानी बड़ा होता है। ठीक है, और छोटे छोटे यूनिट में बटे हुए होते हैं। और ये जो वाणिज्य पशुधन पालन का जो एक तरह से देन है, ये कहाँ का देन है, वेस्टर्न कल्चर का, यानी वेस्टर्न संस्कृति से प्रभावित है, ये वेस्टर्न कल्चर का देन है। ठीक है, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, सबसे बड़ी खासियत है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि वाणिज्य पशुधन पालन में कितने प्रकार के पशु पाले जाते हैं, तो एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रमुख पशु है वो क्या है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल और घोड़े हैं। इसमें प्रमुख जो पशु है भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े हैं, जिनको पाला जाता है। अगर भेड़ पाला जाएगा एक जगह एक फॉर्म में तो सिर्फ भेड़ ही पाला जाएगा, अगर घोड़े पाले जाएंगे तो वो भी घोड़े ही पाले जाएंगे, मतलब दो पशु नहीं, यहाँ केवल जो होता है केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं वाणिज्य पशुधन पालन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
पशुओं का पालन पोषण एवं प्रजनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। यानी वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है, पशुओं का जो पालन पोषण होता है, उनको जो खान पान दिया जाता है, उनकी जो प्रजनन सिस्टम होता है यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, उसको किसके द्वारा कंट्रोल होता है, किसके द्वारा प्रजनन कराए जाते हैं उन पशुओं में, वैज्ञानिक विधि से यानी साइंटिफिक मेथड से कराए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें मांस, खाल यानी चमड़ा जिसको बोलते हैं लेदर, और उनको वैज्ञानिक तरीके से संशोधित कर डब्बा में बंद करके विश्व के अन्य बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। लेकिन ये जो अभी बकरी, गाय, उनके बाद क्या हो गया, भेड़ हो गया, ये सब जो पाला जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में, तो ये सब क्या करने के लिए पाला जाता है, उनसे क्या की प्राप्ति हो, उनको जो पालने वाले रहते हैं उनका क्या उद्देश्य रहता है, क्या उनका ख्वाहिश रहता है, क्या उनका एम रहता है। ठीक है, उनका एम रहता है कि उनसे क्या प्राप्त हो, मांस प्राप्त हो, उसके बाद चमड़ा यानी लेदर प्राप्त हो, और उनसे क्या होता है, दूध प्राप्त हो, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, उनका एम से होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो ये जो होता है गाय, बकरी, भैंस, बैल जो भी है, ये लोगों का क्या करते हैं, ये लोगों का मांस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, सप्लाई करते हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं, विदेश में, यूरोप के कंट्री में जाता है। ठीक है, यानी मांस हो गया, लेदर हो गया, और उसके बाद दूध हो गया, ये सब जो है वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंटिफिक मेथड से उसको एक तरह से सिंथेसाइज करेगा। जैसे कि दूध जो होता है, सुधा दूध अभी क्या है, वो एक तरह से क्या वैज्ञानिक तरीके से उनको पैक किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से उनको एक तरह से पैक किया जाता है पैकेट में, तभी हम लोग दुकान से खरीदते हैं। तो इनको भी वैज्ञानिक तरीके से पैक किया जाता है, संशोधित किया जाता है, और डब्बा में पैक करके विश्व के यानी वर्ल्ड के अनेक बाजारों में बेची जाती है, हर एक बाजार में भेजी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख क्षेत्र न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए एवं यूरुग्वे है। ठीक है, यानी वाणिज्य पशुधन पालन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, पशु पालन के जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो क्या है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूएसए और यूरुग्वे है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र। वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसमें अस्थाई क्या होता है, फॉर्म होता है, छोटे छोटे इकाई में बटे हुए होते हैं। ये 2-4 पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ये पूंजी प्रधान है, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पशुधन, वाणिज्य पशुधन पालन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसी से आएंगे ना, जब आपका सब्जेक्टिव अगर कमांड रहेगा, सब्जेक्टिव अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छी तरह से, अगर आप सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सब्जेक्टिव यानी अच्छी तरह से याद रखनी है, कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, उम्मीद करता हूं अभी आप नोट करते होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कृषि के बारे में यानी फार्मिंग। आपको पता है कि कृषि भी जो है वह क्या है, प्राथमिक क्रिया है। फिर कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। तो यहां हम लोगों को कृषि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कृषि का अर्थ होता है फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, या फिर फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। ठीक है, अगर आपके अंदर क्या है, मतलब फसल उत्पादन करने की कला है, पशु पालने की कला है, तो हम क्या समझेंगे, वहां आपके अंदर कृषि की कला है, आप कृषि करना जानते हैं। ठीक है, तो ये कृषि का अर्थ क्या हो जाएगा, कृषि का अर्थ जनरली हम लोग समझते हैं कि फसल उत्पादन, नहीं, फसल उत्पादन सिर्फ इसमें नहीं होता, इसमें पशुपालन भी आ जाएगा, उसके बाद आपका दुग्ध उत्पादन भी आ जाएगा। ठीक है, यानी पशुपालन भी आ जाता है और क्या आ जाता है, फसल उत्पादन भी आ जाता है। दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, फार्मिंग यानी कृषि बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कृषि एक प्राथमिक कार्य है। ये हम लोग शुरू से ही चैप्टर का जो पहला शुरुआत हुआ था वह मैंने प्राथमिक कला के रूप में उदाहरण लिया था कि कृषि क्या है, प्राथमिक कार्य है यानी प्राइमरी एक्टिविटीज है। ठीक है, तो कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, यानी ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ना, फसल उत्पादन करना एक तरह से होता है, यानी पेड़ पौधे जो उगते हैं ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो इसी को उद्देश्य, इसी को क्या करना, उपयोग करना, इसी का जो मेन उद्देश्य रहता है फार्मिंग का, वो क्या रहता है, इसी को उपयोग करते हुए, यानी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक संसाधनों का उपयोग कर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, फसल का उत्पादन करके उनको अनाज दिया जाता है। ठीक है, पशुपालन करके उनको तरह तरह के दुग्ध दिए जाते हैं, मांस प्रोवाइड की जाती है, जिनसे वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, मानव यानी ह्यूमन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाह कृषि के बारे में। ठीक है, ये आपका कृषि है, तो निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, निर्वाह कृषि। अब देखिए निर्वाह का मतलब समझते हैं, निर्वाह का मतलब होता है गुजर बसर करना। ठीक है, जीवन निर्वाह यानी जीवन गुजर बसर करना, जिंदगी गुजारना, यानी लाइफ को एक तरह से लाइफ अच्छा तरह से गुजारना। निर्वाह का मतलब ही होता है जीवन गुजारना। ठीक है, यानी निर्वाह कृषि किसको बोलेंगे, वैसा कृषि जिससे जीवन गुजर बसर की जाती है उसको क्या बोलेंगे, निर्वाह कृषि बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। यह कृषि मुख्य रूप से मानसून और जमीन की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता पर निर्भर करती
करती है, ठीक है। यानी जो ये निर्वाह है, ये निर्वाह कृषि जो मेनली डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, मानसून पर। मानसून अगर होगी, बारिश अगर होगी तो निर्वाह कृषि की जाएगी, निर्वाह कृषि पर अच्छा सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगर मानसून नहीं होगी तो वह निर्वाह कृषि नहीं होगा, ठीक है। तो मानसून और क्या होता है कि प्राकृतिक उर्वरक क्षमता पर यह डिपेंड करता है निर्वाह कृषि। इसमें स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी जो होता है इसमें क्या होता है कि स्थानीय उत्पाद जो होते हैं, उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं, संपूर्ण यानी पूरा, लगभग या फिर थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। ये क्या है, निर्वाह कृषि है। तो निर्वाह कृषि को टोटल 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है आदिकालीन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। आदिकालीन निर्वाह कृषि किसको बोलेंगे, जो जंगल में पहले लोग रहते थे, आदिमकालीन जो लोग रहते थे, वो लोग जो कृषि करते थे उनको क्या बोलते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि। इनको कर्तन एवं दहन कृषि भी बोलेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, कर्तन एवं दहन कृषि भी बोलेंगे। चलिए आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है, तो यह कृषि आदिम जाति के लोग करते हैं तथा यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि तो आप समझ गए। अब आदिकालीन निर्वाह कृषि किसको बोलते हैं, निर्वाह कृषि वैसी कृषि जिनका गुजर बसर करने के लिए जो कृषि की जाती है, जिनसे जिंदगी गुजारने के लिए जो भी उत्पादन के यानी जो भी फसल मिलते हैं, जो भी अनाज मिलते हैं जो कृषि से, उसी को क्या बोलेंगे, निर्वाह कृषि बोलेंगे, ठीक है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि ये जो होता है आदिम जाति के लोग करते थे और यह उष्ण क्षेत्रों में यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं, अफ्रीका हो गया, उसके बाद दक्षिण और मध्य अमेरिका हो गया। ये क्या है, दक्षिण और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो क्या है, आदिकालीन निर्वाह का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें वनस्पति को जला दिया जाता है। जली हुई राख पर क्या की जाती है, जली हुई राख की जो परत होती है, जो लेयर होती है, उसी पर परत उर्वरक का कार्य करता है। वही जो लेयर होता है जली हुई राख का, वह क्या करता है, उर्वरक का कार्य करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्तन एवं दहन कृषि भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें खेतों का आकार छोटे छोटे होते हैं। खेती लकड़ी, कुदाल या फावड़े द्वारा की जाती है। यानी आदिकालीन निर्वाह जो कृषि, तो पहले क्या होते थे, आदिकालीन जो लोग कृषि करते थे तो ये जो होते थे, खेत के जो आकार होते थे वो छोटे छोटे होते थे, ठीक है। और खेती करने के लिए उनके पास तो कोई मॉडर्न मतलब ये नहीं था, औजार नहीं था, यानी कोई नया औजार नहीं था उसके पास क्या थे, लकड़ी थे, कुदाल थे, या फिर फावड़े थे, या फिर जो पत्थर के बने हुए हथियार होते हैं वो थे, ठीक है। मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होने के बाद कृषक नए क्षेत्र में जंगल को जलाकर कृषि करते हैं, यानी कृषि करते हैं, इसलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि का बहुत बड़ी खासियत यह है कि जैसे वहां जंगल को जला करके खेती किया 1-2 साल, जैसे वहां खेती किया 1-2 साल, ठीक है, लेकिन खेती करते करते 2 साल बीत गया और अब उसकी क्या हो गई, उर्वरक शक्ति घट गई। वो जमीन की वो प्लॉट की वो छोटे छोटे आकार के जो खेत हैं उनकी उर्वरक शक्ति घट गई। तो वो आदिमकालीन जो मानव रहते थे, यानी आदिम जाति के जो लोग रहते थे, फिर वो क्या करते थे, दूसरे जगह चल जाते थे और दूसरे जगह जाकर के फिर वहां की कृषि को यानी जंगल को जला करके वहां के जंगल को जला करके वहां क्या करते थे, जो राख होता था, ठीक है, यानी जो लेयर बनता था उसका राख का, उसी पर फिर से खेती करने लगते थे, क्योंकि वहां से नया उर्वरक क्षमता मिल जाता था, नया उर्वरक शक्ति पाई जाती थी जमीन पर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरणशील कृषि बोलते हैं। यानी एक जगह खत्म हो गया उर्वरक शक्ति तो दूसरा जगह जाकर के जंगल को जला करके फिर क्या करो, खेती करो, कृषि करो, इसलिए इसको स्थानांतरणशील कृषि का नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि की उर्वरता कम हो जाना इसकी सबसे बड़ी समस्या है। यानी जो इसमें आदिकालीन जो निर्वाह कृषि है, इसमें भूमि की जो उर्वरक शक्ति है यानी उर्वरक जो क्षमता है टोटल क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, फिर वहां जाकर के कृषि करते हैं। यानी उर्वरक क्षमता का कम हो जाना इसकी सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए 3 नाम आ गया, ये तो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, इसका 3 नाम आ गया। पहला नाम इसको क्या बोलते हैं, आदिमकालीन निर्वाह कृषि या फिर आदिकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि, ठीक है। अब तक क्या है, 3 नाम पढ़ चुका है, ठीक है। तीनों नाम को आपको याद रखना है। कर्तन एवं दहन कृषि किसको बोलते हैं, या फिर स्थानांतरणशील कृषि किसको बोलते हैं, या फिर आदिमकालीन निर्वाह कृषि किसको बोलते हैं, तो ये आप आराम से समझ सकते हैं, इसका आप आंसर दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, अच्छा से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा और मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लगांग कहते हैं, ठीक है। देखिए कृषि एक ही है, यहां देखिए 3 नाम पड़ चुका है,
यहाँ 3 नाम तो पड़ चुका है, लेकिन 3 नाम और जुड़ गया, ठीक है, एक ही चीज का 3 नाम और जुड़ गया, ठीक है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग कहते हैं, यानी जो कर्तन एवं धान की कृषि है, आदिम कालीन निर्वाह जो कृषि है, भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य के अंतर्गत क्या आएंगे, उत्तर पूर्वी राज्य के अंतर्गत असम आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, ये सब कंट्री, ये सब मतलब स्टेट आ जाएंगे। तो ये सब राज्यों में जो ये कृषि है किस नाम से जाने जाते हैं, झूमिंग कृषि के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाने जाते हैं, मध्य अमेरिका और मैक्सिको, मैक्सिको मिल्पा, मैक्सिको मिल्पा, ठीक है। आप देखिए नाम भी अगला मतलब एक अक्षर मेल खाता है, यानी मैक्सिको का मौ जो है ये भी पहला जो अक्षर है और मिल्पा का मौ पहला अक्षर है, ठीक है, तो दोनों का अक्षर मेल खाता है, तो आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में जो कृषि है कर्तन एवं दहन कृषि, इसको क्या बोलते हैं, मिल्पा के नाम से जाने जाते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आप क्या है, ये आपका क्या था, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है गहन निर्वाह कृषि, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था निर्वाह कृषि 2 प्रकार का होता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है 2 प्रकार, यानी गहन निर्वाह कृषि का भी 2 प्रकार होता है। पहला जो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है आपका चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि और चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि इसमें जो होती है, चावल प्रमुख फसल है, यानी चावल को मेनली इसमें उगाया जाता है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और जनसंख्या का घनत्व जो होता है अधिक होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें संपूर्ण कृषक परिवार खेत में काम करते हैं। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की खासियत क्या है, ये आपको बताया जा रहा है। देखिए इसमें जो आकार होता है, खेत का प्लॉट जो होता है वो छोटा होता है, अत्यधिक जनसंख्या का बोझ होता है, पूरा परिवार इसमें खेत में जाकर के काम करते हैं। यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम की अधिक उपयोग होता है। देखिए यंत्रों की अपेक्षा, अब देखिए ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको यह खुद ब खुद दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ अगर पूरा परिवार पूरा फैमिली अगर खेत में जाकर के काम कर रहा है तो वहाँ यंत्र क्या करेंगे। अगर पूरा यंत्र अगर रहेगा तो पूरा काम तो वो यंत्र से, वो मशीन से ही कम कर लिया जाएगा, तो फिर फैमिली जाकर के वहाँ क्या करेंगे। तो यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कृषक परिवार अगर खेत में काम कर रहे हैं तो वहाँ मजदूरों की संख्या भी कम पड़ेगी, यानी मजदूरों की जो जरूरत है वो भी कम पड़ेगी और जो भी मशीन होते हैं, जो भी यंत्र होते हैं उसकी भी जरूरत कम होगी, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण परिवार क्या होते हैं, कृषक परिवार, वो खेत में जाकर के काम करते हैं। यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम का अधिक उपयोग होता है। इसमें पशुओं के गोबर खाद, उसके बाद हरी खाद का उपयोग किया जाता है, फिर भी प्रति कृषि उत्पादन कम है। देखिए क्या समस्या है, इतना मेहनत किया जाता है, इतना मतलब तरह से अच्छे तरीके से खेती की जाती है, पूरा परिवार जाकर के खेत में काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ जो प्रति कृषि उत्पादन है, वो जो दर है, वो जो रेट है, क्या है, कम है, ठीक है। तो चावल प्रधान कृषि में क्या होता है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में पूरा फैमिली जाकर के खेत में काम करेंगे, प्लॉट में काम करेंगे, खेत की जो आकार है वो छोटी होती है और जो प्रधान फसल है, जो प्रधान जो उत्पाद है, इसमें क्या है, चावल है, यानी राइस। और इसमें क्या होता है कि इसमें इतना मेहनत करने के बावजूद भी कृषि जो है वो उत्पादन जो दर है वो क्या है, कम है। अब चलिए दूसरा जो है, दूसरा प्रकार है आपका चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। देखिए चावल रहित का मतलब होता है के बिना। आप अभी क्या है, मोबाइल सहित है या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सहित है, अभी आप क्लास कर रहे हैं, मेरा बातों को सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये भी आप क्या करते हैं, आप क्लास कर रहे हैं, अभी जस्ट मोबाइल होगा आपके हाथ में या फिर लैपटॉप होगा या फिर डेस्कटॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके हाथ में क्या है, जो चीज है तो उसके सहित आप कहलाएंगे, यानी अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप मोबाइल सहित हैं, अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है तो वहां आप क्या कहलाएंगे, आप मोबाइल रहित हैं, मतलब के बिना। रहित का मतलब क्या होता है, के बिना। रहित का मतलब बहुत सारे लोग समझ लेते हैं रहित मतलब रहता है, नहीं, रहित का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, मेरे पास अगर मोबाइल नहीं है, मेरे हाथ में, मेरे पॉकेट में अगर मोबाइल नहीं है तो हम वहां क्या कहलाएंगे, हम वहां मोबाइल रहित कहलाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास मोबाइल रहेगा, मेरे साथ अगर जेब में पॉकेट में मोबाइल रहेगा तो वहां हम क्या कहलाएंगे, मोबाइल सहित कहलाएंगे, ठीक है। तो चावल रहित क्या है, गहन कृषि, तो इसमें चावल का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है, सीधा सीधा मतलब इसका यही है। तो इसमें चावल कृषि नहीं कर गेहूं, सोयाबीन, जौ और क्या होता है, सौरपम आदि की खेती की जाती है। अब देखिए चावल इसमें नहीं होता तो इसमें गेहूं हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, सौरपम हो जाएगा, ये सब की खेती की जाती है, ठीक है। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत के बारे में अगर बात की जाए, अगर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है भारत में वो कहाँ किया जाता है, तो भारत के सिंधु गंगा के मैदान में, ठीक है, सिंधु गंगा के मैदान में पश्चिमी भाग में, ठीक है। ये दोनों भाग जो है, ये दोनों क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया
जाता है बड़े पैमाने पर। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में सिंचाई नहीं की जाती है, क्योंकि चावल देखिए आपको वहां तो पढ़ा दिया गया ना, यहाँ तो आप देखिए निर्वाह कृषि का अगर याद रखेंगे तो सारा चीज आपको याद होगा। निर्वाह कृषि, आप देखिए निर्वाह कृषि सबसे पहले आपको बताया गया कि यह कृषि जो है मानसून पर निर्भर करता है, यानी बारिश होगा तभी वो खेती की जाएगी, मानसून पर निर्भर करता है। तो यही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो होता है एक तरह से कृषि जो होता है, ये कृषि जो किया जाता है तो इसमें सिंचाई नहीं की जाती है। बाकी ये सब तो कैटेगरी है इसका ना, तो हर एक कैटेगरी में वो रूल अप्लाई होगा कि सब में मानसून पर निर्भर रहा जाता है, सब चीज में मानसून पर ही निर्भर रहा जाता है, सिंचाई इसमें नहीं की जाती है। और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में सिंचाई की जाती है, ठीक है। अब देखिए चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, सिंचाई की जाती है, लेकिन चावल सहित जो होता है उसमें सिंचाई नहीं की जाती, उसमें मानसून पर निर्भर रहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फसल है वो काफ़ी महंगे होते हैं। सोयाबीन हो गया, सोरपम हो गया, जो हो गया थोड़ा सा महंगे लेवल का होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसमें सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में सिंचाई नहीं होती है और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में सिंचाई की जाती है। ये क्या है, मुख्य अंतर है, ये मेन डिफरेंस है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि जो है ये कहाँ, मानसून एशिया के घने बसे देशों में। मानसून एशिया वैसा ऐसे जहाँ देखिए मानसून एशिया जो है, एशिया में लगभग मानसून आते रहता है हर साल, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ घने बसे जो देश हैं, जो भी कंट्री है, जैसे कि चाइना हो गया, भारत हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, घने मतलब देश हैं, यहाँ आबादी जो है ज़्यादा है, तो ये सब देशों में की जाती है, गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रोपण कृषि के बारे में, ठीक है। रोपण कृषि के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये एक व्यापारिक कृषि है और इसमें चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले, अनानास इत्यादि का उत्पादन किया जाता है और उसको बाजार में बेचा जाता है, ठीक है। रोपण कृषि का जो मेन पर्पस रहता है वो क्या रहता है, फसल का उत्पादन करना है और उनको मार्केट में सेल करना है, ठीक है, उनको बाजार में बेचा जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या होता है, आप समझ गए। चावल गेहूं नहीं होता इसमें, ठीक है, आप याद रखिए, चावल गेहूं इसमें नहीं, महंगे फसल होते हैं इसमें। चाय हो गया, महंगा फसल हो गया, कॉफी भी आपका महंगा है, कोको अभी आपका महंगा है, रबर भी महंगा, कपास भी महंगा है, काफी ज्यादा महंगा है कपास, क्योंकि इसी से कपड़े बनते हैं। गन्ना भी काफी ज्यादा महंगा, केले और अनानास भी काफी ज्यादा महंगा फसल है, ठीक है। यानी ये कृषि जो होता है, इस कृषि में ये सब महंगे चीज का उत्पादन किया जाता है। इसमें कृषि का क्षेत्र आकार बहुत बड़ा होता है, जिसे बागान कहते हैं, ठीक है। बागान में किया जाता है, केले का बागान होता है, अनानास का बागान होता है, ठीक है, गन्ना का बागान होता है, ठीक है। तो यानी रोपण कृषि के अंतर्गत ये सब चीज का उत्पादन किया जाता है और इसमें जो क्षेत्र होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बागान बोले जाते हैं। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जब महंगे फसल का उत्पादन किया जाएगा, तो महंगा फसल का जब उत्पादन किया जाएगा तो वह दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि यहाँ जो पैसा ज्यादा खर्च होगा, यानी पैसा जो खर्च होगा इस कृषि के पीछे तो ज्यादा खर्च होगा, यानी इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें केवल एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है तथा इसमें श्रमिकों की जरूरत बहुत बड़ी संख्या में होती है। यानी रोपण कृषि का एक खासियत है, इसमें पैसा तो लगता ही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एकल फसल यानी एकल कृषि कहलाएगा, एकल फसल कृषि, ठीक है, यानी एक ही फसल का इसमें उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या क्या, एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है और इसमें श्रमिकों की जो संख्या है, जो लेबर की जो संख्या है, उसकी जरूरत काफी ज्यादा होती है रोपण कृषि में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट, यह एक फसली कृषि है। जब बता दिया गया कि इसमें एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये एक फसली कृषि है। इसमें बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं, यानी जो इसमें कृषि रोपण कृषि जो है, बाजार और बागान जो होते हैं सुचारू रूप से जुड़े हुए रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, बागान और बाजार के बीच रोड जो होता है, यानी जो सड़क होती है, वो यातायात के जो साधन होते हैं जाने के, वो काफी सुचारू ढंग से संचालित किए जाते हैं। मतलब रोड और बाजार और बागान का कनेक्शन होता है, ठीक है, रोड, ताकि बागान में जो भी फसल का उत्पादन हो उनको बाजार में आसानी से ले जाया जा सके, उनको बाजार में आसानी से गाड़ी के माध्यम से लोड करके उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे बाजार में भेजा जा सके, ठीक है। तो बागान और बाजार में जो होता है काफी सुचारू रूप से जुड़ाव होता है, चाहे वो जुड़ाव रोड के माध्यम से हो या फिर कोई मतलब एक तरह से पानी जहाज के माध्यम से हो या फिर किसी भी संसाधन के माध्यम से हो, ठीक है। तो वह सुचारू रूप से ये दोनों क्षेत्र जुड़े हुए रहते हैं, बाजार क्षेत्र और बागान क्षेत्र, ठीक है। फ्रांस वालों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको की पौधा लगाई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बात किया जाता है उपनिवेश के बारे में, उपनिवेशवाद, ठीक है। अंग्रेजों ने पूरा दुनिया में शासन किया, अंग्रेज पूरा दुनिया में शासन किया है, तो वो लोग भी हैं जो है ना, वहाँ के लोगों को अस्थायी, जहाँ लोग वो लोग जाकर के, जहाँ जैसे कि भारत के बारे में अगर बात की जाए, तो भारत में जो है अंग्रेज आकर के किसानों से
में जबरदस्ती में क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। तो फ्रांस भी क्या करता था, फ्रांस भी दूसरी जगह जाकर के उपनिवेशवाद का काम करता था। वो भी दूसरे देश के लोगों पर जाकर के शासन करता था, वहाँ के लोगों को कृषि करवाता था, खेती करवाता था। ठीक है, तो फ्रांस जो है, फ्रांस पश्चिमी अफ्रीका में जाकर के जो वहाँ जो उसका उपनिवेश था फ्रांस अफ्रीका, जो वो उपनिवेश किसका था, फ्रांस का। ठीक है, तो फ्रांस जो अफ्रीका में था, तो वहाँ के लोगों से कौन सा खेती करवाते थे, कॉफी और कोको का पौधा लगवाते थे और उनसे अच्छा से आय की प्राप्ति करते थे। ठीक है, तो फ्रांस वालों ने पश्चिमी अफ्रीका में यानी पश्चिम अफ्रीका में कॉफी और कोको की पौधा लगाई। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबर के बाग, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। ठीक है, ये सब अंग्रेज का काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे वो क्या है, स्पेनिश और अमेरिकन में फिलीपींस ने, स्पेनिश और अमेरिकन में फिलीपींस ने नारियल और गन्ने का बागान लगाया। ठीक है, कौन सा देश कहाँ कौन सा पौधा लगाया, ये चीज आपको याद रखना है। स्पेनिश और अमेरिका में फिलीपींस ने नारियल और गन्ने के पौधा लगाए थे। ब्राजील में कुछ कॉफी का बागान अभी भी जो है यूरोपवासियों के नियंत्रण में है, जिसे फेजेंडा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे क्योंकि इतना बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, एमसीक्यू के रूप में पूछा गया, आप सोच भी नहीं सकते, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है कि फ्रांस में जो ब्राजील में जो कुछ कॉफी के जो बागान है अभी भी यूरोपवासी यानी यूरोप कंट्री के कंट्रोल में है। यूरोप में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसी के कंट्रोल में है, जिसको क्या नाम से जाने जाते हैं, फेजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में अधिकतर बागानों में नियंत्रण देश की सरकार अथवा नागरिकों के पास है। अभी भी अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो पहले तो विदेश का, अभी देखिए, अभी पहले अंग्रेज का मतलब कंट्रोल था, अंग्रेज खत्म हो गया, तो अभी कौन करेगा, देश का सरकार के पास वो कंट्रोल रहेगा ना। जो भी बागान होंगे, जो भी कृषि क्षेत्र होंगे, सरकारी कृषि क्षेत्र, उनका कंट्रोल कहाँ रहेगा, चाहे सरकार के पास रहेगा या फिर प्राइवेट सेक्टर के रूप में पब्लिक के हाथों में वो उसका नियंत्रण रहेगा। ठीक है, तो वर्तमान क्षेत्र में जो है, वर्तमान में अधिकतर बागानों में जो नियंत्रण है वो देश की सरकार अथवा नागरिकों के पास है। ढालों का उपयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। यानी ढाल जो होता है, यानी ढाल, देखिए चाय की जो खेती होती है वो असम में होती है। असम में क्यों होता है, क्योंकि असम में जो है ढाल के क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, वहाँ पहाड़ ज़्यादा है, पठार ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ ढाल जो है, ढाल वाला खेती यानी ढाल वाला प्लॉट, ढाल वाला जो ये होता है, खेत होता है, जो प्लॉट होती है वो ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ जो होता है आसान पूर्वक यानी आसानी से वो चाय की खेती की जाती है, चाय का बागान को उत्पादन किया जाता है, चाय अच्छी तरह से उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ढालों का उपयोग चाय के बागानों में किया जाता है। तो ये आप समझ गए, ये क्या है आपका रोपण कृषि है। रोपण कृषि के बारे में हम लोगों ने पूरा तरह से समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है विस्तृत वाणिज्य कृषि। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य कृषि के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, देखिए इसके जो मुख्य फसल है वो गेहूँ है। अब देखिए ये आप याद रखना है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के जो मुख्य फसल है वो क्या है, गेहूं है। इसके खेतों का आकार जो होता है बड़ा होता है। कृषक सभी यंत्रों द्वारा कृषि करते हैं, यानी कृषक जो है सभी यंत्रों द्वारा कृषि करते हैं। ये मेन पॉइंट आपको बताया गया है। अगर ये मेन पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आप लिख सकते हैं ना, एक पॉइंट को 2-4 लाइन में लिख सकते हैं खींच करके। ठीक है, इसके मुख्य फसल क्या है, गेहूं है। इसमें बड़े आकार का खेत होता है, इसमें यंत्रों की जो उपयोग है बड़े पैमाने पर कृषि सभी यंत्रों का द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यानी कृषि जो है कृषक सभी यंत्रों द्वारा कृषि करते हैं। ठीक है, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य क्षेत्र जो है यूरेशिया है, स्टेपीज है, उत्तरी अमेरिका है, प्रेरीज, अर्जेंटीना के जो पंपाज क्षेत्र है, ये सब क्या है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है मिश्रित कृषि के बारे में। मिश्रित कृषि के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो मिश्रित कृषि जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड फार्मिंग, सीधी बात है, जिस कृषि के अंतर्गत फसल और क्या होता है, चारा का अगर ये किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रित कृषि कहलाएगा। तो यानी इस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को महत्व दिया जाता है। यानी पशुपालन कब होगा, जब चारा का उत्पादन किया जाता है। पशुपालन की जगह आपको चारा का उत्पादन भी दे सकता है। यानी ये जो कृषि है मिक्स्ड फार्मिंग में, ये दोनों चीज को महत्व दिया जाता है, फसल का उत्पादन में भी और फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी, दोनों को महत्व दिया जाता है। और चारे की फसल इसमें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। यानी चारे की जो फसल है, मिश्रित कृषि के मेन जो कंपोनेंट है वो चारे का फसल है, जिससे पशुपालन किया जाता है। ठीक है, इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, मिडिल साइज का होता है। ठीक है, इसमें खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम होता है। ठीक है, ये कृषि ये जो है ये विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। मिश्रित कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग में किया जाता है। ठीक है, मिश्रित कृषि के बारे में बोली जाती है। इसमें बोई जाने वाली मुख्य जो फसल है, गेहूं है, जौ है, राई है, मक्का है, जई, उसके बाद क्या है, चारे का फसल एवं कंदमूल प्रमुख है। ठीक है, इसमें बोई जाने वाली जो फसल है मिश्रित कृषि के अंतर्गत। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी हो गया,
ढेर हो गया, कुकुर हो गया, ये सब को मतलब पाला जाता है आय के मुख्य स्रोत के लिए, आय के मुख्य स्रोत के रूप में ये सबको पाला जाता है, इनका पालन पोषण किया जाता है। कृषकों की कुशलता एवं योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता, यानी कृषक जो है उनकी कुशलता यानी जो उनका एक तरह से स्किल्स हैं और उनकी जो एबिलिटी है वह क्या है, मुख्य है। मिश्रित कृषि का मुख्य क्या है, विशेषता है। तो ये क्या है आपका मिश्रित कृषि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पार्ट 3 में आपको डेयरी कृषि के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि चैप्टर में जो है काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी दिया गया है और ज्यादा ही है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक चीज आपको कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि मिश्रित कृषि क्या होता है, उसके बाद हम लोग उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रोपण कृषि क्या होता है, चावल रहित और चावल सहित यानी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, निर्वाह कृषि किसको बोले जाते हैं, आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्या होता है, कृषि किसको बोलते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन क्या है, चलवासी पशुचारण की संख्या क्यों घट रही है, ये सारा चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सीजन माइग्रेशन क्या है, चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने जो भी थ्योरी कंप्लीट किया है, जो भी थ्योरी पढ़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, और चैप्टर 5 का ये पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी आप नोट नहीं बनाए तो प्लीज नोट बनाएंगे, और लास्ट में आपसे विनती की जाती है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको अच्छी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चीज आपको पढ़ाई जाती है, हर एक चीज इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।